देश में गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से लॉकडाउन में ढील दिए जाने के बावजूद बाजार सूने पड़े हैं। दिल्ली में आज तापमान 46 के पार जाने की आशंका जताई गई। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिनों तक गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। तो गर्मी फिलहाल बढ़ती हुई नजर आ रही है। पारा 46 के पास पहुंच चुका है। बाजारों में सन्नाटा देखा जा रहा है, सड़कों पर लोग नहीं दिख रहे। वाराणसी में बढ़ती गर्मी के साथ गर्म हवाओं और लू ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। घर से बाहर निकले लोग लू से बचने के लिए पूरी सावधानी बरत रहे हैं। तो वहीं गंगा किनारे के घाट भी सूने सूने दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये वाराणसी की तस्वीर, जहां पर आप देखिए घाटों के पास सुनसान पड़ा हुआ है, कोई भी आपको नजर नहीं आएगा, क्योंकि बेहद गर्मी होने की वजह से लोग घरों से निकलना बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे हैं। उधर अम्फन तूफान के बाद असम और मेघालय में हो रही लगातार बारिश की वजह से असम के कामरूप में बाढ़ के हालात बिगड़ते दिखे। कई जिले में गांव में पानी भर गया। इस बीच एक गांव में पानी के तेज बहाव की वजह से एक सड़क देखते ही देखते टूटकर पानी में बह गई, जिसकी वजह से वहां लोग दहशत में आ गए। इस बीच लोग सड़क के पास भीड़ लगाकर खड़े दिखे। उधर कई इलाकों में पानी भर गया, जिसमें पुलिस स्टेशन के आसपास काफी सारा पानी भरा दिखाई दिया, जबकि कई इमारतें भी पानी में कुछ फीट तक डूब गई। सड़कों पर भी पानी भर गया, जबकि लोग और गाड़ियां पानी में डूबकर गुजरती दिखी। दिल्ली में दिन में कुछ घंटों के लिए पार्क खोलने जाने की इजाजत मिलने के बाद लोगों का पार्क में आना शुरू हो गया। इस बीच दिल्ली पुलिस ने पार्क में पहुंचे लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाया। पुलिस ने लोगों को मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की सीख दी। पुलिस ने लोगों को मास्क नहीं पहनने की हालत में कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी। मास्क का प्रयोग करें, अपनी और अन्य लोगों की सुरक्षा का ध्यान रखें। उधर गाजियाबाद के मुरादनगर में बीएसपी के पूर्व विधायक के भाई ने अपनी ही पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी आस मोहम्मद को गिरफ्तार किया। अभी तक जांच में पता चला है कि आस मोहम्मद काफी समय से अपनी पत्नी के साथ मारपीट करता था। महिला की बेटी ने भी हत्या के पीछे पूरे परिवार की साजिश बताया। मेरी अम्मी लेटे थे, हम बेड पे एकदम से गेट बजा। अम्मी ने कहा आ रही हूँ, मेरा भाई बोला गेट खोलो। अम्मी ने गेट खोला, भाई के साथ पापा भी होंगे, वहाँ गोली मार दी मेरी अम्मी के। वहीं मैंने जाकर देखा, गोली की आवाज़ आई तो मेरी अम्मी वहाँ पड़ी थी मरी हुई। पुलिस को एक सूचना प्राप्त हुई कि आस मोहम्मद नाम के एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी साना की गोली मारकर हत्या कर दी है। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम हेतु अस्पताल पहुंचाया। आस मोहम्मद को पुलिस ने हिरासत में ले रखा है, उससे पूछताछ की जा रही है, अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। उधर एमपी के छतरपुर में कई इलाकों में गर्मी की वजह से पानी की समस्या इतनी बढ़ गई कि लोगों को कई किलोमीटर दूर तक पैदल चलकर जंगल जाकर पानी लाना पड़ रहा है। गांव के लोग जंगल के रास्ते से पहाड़ के पास पहुंचते हैं, जहां पत्थरों के बीच पानी की पतली धार गिरती है और लोग इस पानी को इकट्ठा करने को मजबूर हैं। उधर यूपी दिल्ली बॉर्डर पर आज भी दफ्तर के लिए निकले लोग परेशान नजर आए। सिर्फ जरूरी काम से जुड़े लोगों को और आधिकारिक पास लेकर निकले लोगों को ही गाजियाबाद में एंट्री करने दी जा रही थी। बिना पास के दिल्ली से गाजियाबाद की ओर जा रहे लोगों को यूपी पुलिस ने वापस भेज दिया, जिसकी वजह से बॉर्डर पर लंबा जाम लग गया। अगर आपको दिल्ली से यूपी यानी गाजियाबाद में एंट्री करनी है तो आपको पास दिखाना होगा। अगर आपके पास पास नहीं है तो आपको किसी भी सूरत में गाजियाबाद में एंट्री नहीं मिलेगी। और ये सब गाजीपुर यूपी बॉर्डर पर आपको दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पर यूपी पुलिस है, होमगार्ड्स हैं जो हर वाहन की चेकिंग कर रहे हैं। और इस चेकिंग की वजह से पीछे तक आपको लंबा जाम दिखाई देगा, जो लगभग 1 किलोमीटर तक हो चुका है। सुबह का वक्त है, लोग दिल्ली से गाजियाबाद में एंट्री कर रहे हैं। गाजियाबाद प्रशासन ने 2 दिन पहले ये आदेश निकाला था कि जो भी दिल्ली से गाजियाबाद की तरफ जाएंगे उनको पास दिखाना होगा, या तो फिर वो कोई आवश्यक सेवाओं से जुड़े हों, अन्यथा उनको गाजियाबाद में बिल्कुल भी एंट्री नहीं दी जाएगी। और जिसकी वजह से ये सुबह से कवायद है, लोगों के पास देखे जा रहे हैं। अगर वो बैंकिंग सेक्टर का है या चिकित्सा से संबंधित है और या फिर उसके पास आवश्यक सेवाओं से जुड़े पास है तो उसी को परमिशन होगी, और किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं है। जो बिना पास के होगा उसको यहीं से घुमा के वापस दिल्ली की तरफ घुमा दिया जाएगा। ये देख सकते हैं आप, लगातार पुलिसकर्मी जो है जिसके पास पास नहीं है उसको तुरंत यहाँ से वापस मोड़ देते हैं, जिससे
लोगों को यहाँ पर काफ़ी परेशानी भी हो रही, क्योंकि यहाँ पर सुबह का वक्त है और लंबा जाम यहाँ पर दूर तक देखा जा सकता है। पर ये माना जा रहा है कि आवागमन जो दिल्ली और गाजियाबाद के बीच में हो रहा है, उससे गाजियाबाद में कोरोना के मामले बढ़े हैं और इसको लेकर एहतियातन ये कदम सख्ती से उठाया जा रहा है। देश में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर 1,51,700 से ऊपर पहुंच चुकी है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 6,300 से ऊपर मरीज सामने आए। वहीं 24 घंटे में कोरोना के 170 मरीजों की मौत के साथ ही कोरोना की वजह से हुई मौत का आंकड़ा 4,337 तक चला गया है। देश के ज्यादातर राज्य कोरोना वायरस से जूझ रहे हैं। इनमें से कुछ राज्य ऐसे हैं जहां कोरोना की चपेट में आने वाले मरीजों की जो तादाद है वो लगातार बढ़ रही है और वहां कोरोना के मरीज भी बहुत ज्यादा हैं। सबसे खराब हालत महाराष्ट्र की है, जहां पर कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। मरीजों की तादाद 52,000 के पार पहुंच गई है। कोरोना से जूझ रहे राज्यों में तमिलनाडु दूसरे नंबर पर है, जहां अब तक कोरोना के मरीजों की संख्या 17,000 के पार पहुंच चुकी है। वहीं कोरोना मरीजों की संख्या के मामले में तीसरे नंबर पर गुजरात है, जहां 14,460 मरीज हो चुके हैं। दिल्ली चौथे नंबर पर है, जहां कोरोना मरीजों का आंकड़ा 14,000 के पार हो गया। पांचवें नंबर पर राजस्थान, जहां कोरोना मरीजों की संख्या 7,300 हो गई है। कोरोना वायरस के कहर से पूरी दुनिया बेहाल है। दुनिया के 185 देश इस वक्त कोरोना महामारी की चपेट में है। कुछ देशों के हालात बहुत ज्यादा खराब। पहले नंबर पर अमेरिका, जहां कोरोना के मरीज 16 लाख से ज्यादा हो चुके हैं। ब्राजील दूसरे नंबर पर, जहां मरीजों की संख्या 3,91,000 हो चुकी है। रूस इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर है, जहां कोरोना मरीजों की संख्या 3,62,000 हो चुकी है। ब्रिटेन चौथे नंबर पर है, जहां कोरोना के मरीजों की तादाद 2,66,000 से ज्यादा हो चुकी है। पांचवें नंबर पर स्पेन, जहां कोरोना मरीजों की संख्या 2,36,000 से ऊपर है। उधर महाराष्ट्र में कोरोना से एक ही दिन में 97 लोगों की मौत हो गई। एक ही दिन में कोरोना से मरने वालों की महाराष्ट्र में ये सबसे बड़ी संख्या है। महाराष्ट्र में मंगलवार को 2,091 नए केस सामने आए। राज्य में कोरोना के अब तक मरीजों की कुल संख्या 54,758 हो गई। कर्नाटक के मुख्यमंत्री येदियुरप्पा ने ऐलान किया कि राज्य में 31 मई के बाद सारे मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारों को खोल दिया जाएगा। कोरोना महामारी की वजह से पिछले 2 महीने से देश भर में सारे धार्मिक स्थान बंद हैं। तो कर्नाटक में अब जो जानकारी मिल रही है, 31 मई से धार्मिक संस्थान जो हैं वो खुलेंगे। मुख्यमंत्री की तरफ से ये ऐलान किया गया, जिसमें इस बात का जिक्र किया गया कि तकरीबन 2 महीने से ये मंदिर जो बंद है, अब वो मंदिर खुल सकते हैं। 31 मई के बाद से मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे अब 31 मई के बाद से खुल जाएंगे कर्नाटक में। कोरोना के मुद्दे पर चीन से तनाव के बीच तिब्बत को अलग देश घोषित करने की मांग से जुड़ा एक बिल अमेरिकी संसद में पेश किया गया। अमेरिका में प्रतिनिधि सभा के एक सदस्य ने यह बिल पेश किया। तिब्बत पर चीन अपना हक जताता रहा है। उधर वंदे भारत मिशन के तहत आज 238 यात्रियों को लेकर एक विशेष विमान दिल्ली पहुंचा। दिल्ली पहुंचने के बाद इन यात्रियों ने न सिर्फ खुशी जताई, बल्कि एयर इंडिया का विशेष विमान उड़ाकर दिल्ली लाने वाले पायलट और दूसरे लोगों का धन्यवाद भी दिया। एयर इंडिया के पायलट्स के मुताबिक पेरिस में भी भारत की तरह ही सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और दूसरे नियमों का सख्ती से पालन करवाया जा रहा है। 248 पैसेंजर्स थे। वंदे भारत मिशन के तहत जो पहली फ्लाइट आई है इस वक्त दिल्ली एयरपोर्ट पे, एयर इंडिया के दोनों पायलट हैं। सर, किस तरीके से प्रिकॉशंस वगैरह लिए जा रहे हैं फ्लाइट के अंदर, जो वंदे भारत मिशन के तहत जो फ्लाइट्स विदेशों से आ रही है, और खासतौर से आप जो पेरिस से फ्लाइट लेकर उड़ान भरे हैं, 8 घंटे से ज़्यादा की फ्लाइट है? देखिए, प्रिकॉशंस अच्छे से लिए गए हैं। ये एक इवैक्यूएशन फ्लाइट है। सबको फेस मास्क प्रोवाइड करे गए हैं, सबको ग्लव्स प्रोवाइड करे गए हैं, खाना पानी सबको प्रोवाइड किया गया है। हमारे कैबिन क्रू को हैजमेट सूट्स दिए, हमें भी हैजमेट सूट दिया है। एंड जितना एक दूसरे से कांटेक्ट कम कर पाएँ उतना हम कर रहे हैं। सर, पेरिस में क्या स्थिति है? जैसे इंडिया में चेकअप हो रहा है, क्या उसी तरीके से पेरिस में भी हो रहा है? सिमिलर जो इंडिया में हो रहा है वो भी वही पेरिस में भी हो रहा है। जैसे हम आए अंदर, एयरपोर्ट के अंदर एक आदमी हमारा टेम्परेचर चेक किया, उसके बाद काउंटर के तरफ हमें गाइड किया गया। काउंटर भी उधर सब जगह मार्क करके रखा हुआ है सोशल डिस्टेंसिंग के लिए। बहुत सारा काउंटर्स बना के रखे हुए हैं वो लोग।
एंड हाँ, हाई कमिश्नर के बहुत सारे लोग थे वहाँ पर, एयर इंडिया के बहुत सारे कमर्शियल स्टाफ थे. सो दे डिड एन वंडरफुल जॉब ऑफ गेटिंग पैसेंजर्स वॉट एवर दे रिक्वायर्ड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. सभी ने बहुत अच्छा काम किया है. सर पेरिस एयरपोर्ट पे भी सोशल डिस्टेंसिंग उसी तरह पालन हो रहा था, सभी लोग मास्क पहने हुए थे? बिल्कुल बिल्कुल हो रहा था, क्योंकि जैसे यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग अप्लाई की जा रही है, सेम दुनिया में हर जगह सेम अप्लाई की जा रही है. उधर यूपी के गाजीपुर में बिजली विभाग के वर्कशॉप में अचानक भीषण आग लग गई. बताया जा रहा है कि पावर कॉर्पोरेशन के इस वर्कशॉप में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी. इस वजह से लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया. पार्किंग हुई और उसके बाद आग लग गया. पुलिस प्रशासन तो आ गई, लेकिन जो ये प्रशासन है अग्निशमन वाला, ये तो लग रहा है कि पूरा गाजीपुर जल जाएगा, तो ये लोग आने वाले नहीं. उधर यूपी के मथुरा में एक साथ 7 नए कोरोना पॉजिटिव केस मिलने से हड़कंप मच गया. इनमें 2 प्रवासी मजदूर भी शामिल हैं, जबकि 5 लोग पहले से ही यहां के एक हॉटस्पॉट वाले इलाके में रहने वाले हैं. इसी के साथ मथुरा में कोरोना मरीजों की संख्या 71 हो गई है, जिनमें 43 लोग अब तक ठीक हो चुके हैं. दिल्ली में गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से लॉकडाउन में ढील दिए जाने के बावजूद बाजार सूने पड़े हैं. दिल्ली में आज तापमान 46 के पार जाने की आशंका जताई गई. वहीं मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिनों तक गर्मी से कोई राहत लोगों को नहीं मिलने वाली है. में गर्मी इस कदर बढ़ती जा रही है कि अब सारे रिकॉर्ड टूट रहे हैं. 10 साल पहले मई के महीने में जिस तरह से अधिकतम तापमान 47 डिग्री या 48 डिग्री के आसपास था, उसी तरीके से अब 10 साल बाद मई के महीने में जो अधिकतम तापमान है वो 47 डिग्री के पार जा चुका है. यानी कि 47.6 डिग्री सेल्सियस कल था दिल्ली के पालम इलाके में तापमान, और आज भी मौसम विभाग के मुताबिक 46 से 47 डिग्री सेल्सियस के आसपास अधिकतम तापमान बना रह सकता है. यानी कि गर्मी से फिलहाल लोगों को राहत नहीं मिलने वाली है. गर्मी इतनी ज़्यादा है कि लोग बाज़ारों में भी कम निकल रहे हैं. हालांकि लॉकडाउन 4 चल रहा है और इसमें रियायत ये दी गई थी कि तमाम जो मार्केट हैं वो खोल दिए जाएंगे. ऑड इवन प्रक्रिया चल रही है, ऑड इवन के हिसाब से दुकानें खुल रही हैं. कोरोना की वजह से भीड़ तो कम थी ही, लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा है कि लोग गर्मी की वजह से भी बाज़ारों में नहीं आ रहे हैं, कम आ रहे हैं. उत्तर भारत में बढ़ते तापमान की वजह से पंजाब के लुधियाना में गर्मी से हाल बेहाल है. लॉकडाउन में राहत के बाद से घर से बाहर निकले लोग जूस और नींबू पानी पीकर गर्मी से जूझने की कोशिश कर रहे हैं. उधर महाराष्ट्र में बढ़ते कोरोना मामले के साथ गर्मी में पानी की समस्या भी शुरू हो गई. महाराष्ट्र के हिंगोली में वहां रहने वाले पानी भरने के लिए गर्मी में कई किलोमीटर दूर तक चलने को मजबूर हैं. सिर पर कंटेनर लिए पुरुष और महिलाएं नजर आएंगी, जो काफी दूर तक ऐसे ही जाते हैं पानी भरने के लिए. उधर महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 75 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए. महाराष्ट्र में कोरोना पॉजिटिव पुलिसकर्मियों की संख्या 1964 हो गई. महाराष्ट्र में अब तक 223 पुलिस अधिकारी और 1741 पुलिस कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं. तो मुंबई में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए बीएमसी ने भी अपनी तैयारियां तेज कर दी. बीएमसी कमिश्नर के मुताबिक 40,000 बेड की व्यवस्था हो चुकी है. शनिवार तक 44,000 बेड की व्यवस्था और कर ली जाएगी. बीएमसी को आशंका है कि जून के पहले हफ्ते तक मरीजों की संख्या में और तेजी से इजाफा होगा. कोरोना संक्रमण जो है, उनके मरीजों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है. ऐसे में बीएमसी की क्या तैयारी है संक्रमण रोकने के लिए? इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि मई के फर्स्ट वीक में हमें ये बताया गया था जो एक्सपर्ट्स के द्वारा कि बम्बई में 31 मई को करीबन 40,000 एक्टिव पॉजिटिव केसेस होंगे. उसके लिए हमें तैयारी करनी चाहिए. तो जब मैंने 8 मई को चार्ज लिया था, तब से हमने ये कोशिश की कि हमारे बेड्स और हॉस्पिटल मैनेजमेंट कम ना पड़ जाए, क्योंकि उसका असर ये होएगा कि लोगों को अगर बेड नहीं मिला तो बड़ी मात्रा में मौतें हो सकती हैं सड़कों पे, घरों में. तो मैं आपको ये बताते हुए मुझे खुशी है कि आज हमारे पास 40,000 बेड्स की व्यवस्था हो चुकी है, और आने वाले 31 फ्राइडे सैटरडे तक 44,000 की हमारी व्यवस्था हो जाएगी, जिसमें से 14,000 हमारे क्रिटिकल बेड्स हैं DCHC और DCH के, और 30,000 बेड्स हैं हमारे CCC2 के, जहाँ पे हम असिम्प्टोमेटिक पॉजिटिव केसेस को रखते हैं.
उधर रक्षा के क्षेत्र में रिसर्च करने वाली संस्था डीआरडीओ ने एक केमिकल कंपोनेंट की पहचान का दावा किया जो कोरोना को खत्म कर सकता है। डीआरडीओ ने बताया कि कोरोना मरीजों पर जल्द इस केमिकल को परखने के लिए कदम उठाए जाएंगे। डीआरडीओ इसको फिर आगे लेके जा रहा है पेशेंट में, कोविड पेशेंट में टेस्ट करने के लिए। तो डीआरडीओ की दिल्ली में एक लैब है इनमास, उन लोगों ने ये बनाया था और हमने इसको टेस्ट किया। तो इस तरह से हो सकता है कि अगर पेशेंट में भी इसका फ़र्क आया तो ये और आगे जाएगा और इस्तेमाल हो सकता है इसके लिए। यूपी के मेरठ में एक दंपत्ति ने अपने नवजात बच्चों का अनोखा नाम रखा है। कोरोना संकट के समय जन्म लेने वाले जुड़वा बच्चों का नाम क्वारंटीन और सैनिटाइजर रखा गया और इसी अनोखे नाम की वजह से दोनों बच्चे चर्चा में आ गए। इन बच्चों के माता पिता का मानना है कि कोरोना वायरस से सुरक्षा के लिए क्वारंटीन और सैनिटाइजर बेहद जरूरी है, इसलिए उन्होंने इन दोनों बच्चों का नाम सैनिटाइजर और क्वारंटीन रख दिया। दोनों का नाम मैंने, एक का नाम सैनिटाइजर और दूसरे का क्वारंटाइन रखा है। केवल सेफ रहने के ये दो ही है, कोविड-19 को अपने से दूर रखने का। उधर कोलकाता के मटिया ब्रूज इलाके में बिजली और पानी के मुद्दे पर दो पक्ष आपस में ही भिड़ गए। दोनों तरफ से जमकर पथराव हुआ जिसमें इलाके के विधायक अब्दुल खोले के भी घायल हुए। विधायक अब्दुल खोले को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। सीसीटीवी में साफ दिखाई दे रहा है कि दोनों तरफ से एक दूसरे पर जमकर पथराव किया गया। इस दौरान मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को रोकने की कोशिश की। पश्चिम बंगाल के शहरी विकास मंत्री फरहाद हकीम ने बीजेपी पर हिंसा भड़काने का आरोप लगाया। फरहाद हकीम के मुताबिक ये पूरी गड़बड़ी आरएसएस और बीजेपी की तरफ से लोगों को उकसाने की वजह से हुई। हालांकि बीजेपी ने इन आरोपों को खारिज करते हुए ममता सरकार पर लोगों को सुविधाएं न पहुंचाने का आरोप लगाया। और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है मुंबई से, जहां मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री आवास में गठबंधन नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस बैठक में शिवसेना के साथ साथ कांग्रेस और एनसीपी के नेता शामिल हैं। माना यह जा रहा है कि इस बैठक में कोरोना से जंग के बीच महाराष्ट्र की सियासत में बढ़ी खींचतान पर चर्चा होगी। अभिषेक पांडे हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अभिषेक, कौन कौन शामिल इस बैठक में? देखिए, इस बैठक में 5 मिनिस्टर शामिल हैं, जिसमें दो कोर कमेटी के बैठक के लिए दो मिनिस्टर हर पार्टी के रखे गए हैं। लेकिन एक मिनिस्टर कांग्रेस का वो कोरोना पॉजिटिव होने के कारण इस बैठक में नहीं पहुंच पाए हैं। इसलिए मुख्यमंत्री के अलावा इस पूरी बैठक में 5 मिनिस्टर शामिल हैं और बेसिक चर्चा 31 मई के लॉकडाउन के बाद राज्य के हालात किस तरीके से होंगे इस पर होगी। और उसके साथ साथ सबसे बड़ी बात यह है कि राज्य में जो राजनीतिक हालात पैदा हुए हैं। अभिषेक, आप नजर बनाए रखिएगा। नमस्कार, मुद्दा गरम में देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। महाराष्ट्र में मजदूरों की ट्रेन पर सियासत जारी है और इस मुद्दे पर केंद्र और उद्धव सरकार के बीच वाद विवाद के बीच मुंबई में ट्रेन पकड़ने के लिए मजदूरों की भारी भीड़ जुट गई है। आपको हम ये 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं। लोकमान्य तिलक टर्मिनस पर ट्रेन के इंतजार में देर रात स्टेशन के बाहर और अंदर मजदूर जुटे रहे। इस दौरान मजदूरों की लंबी लाइन लगी दिखी। वहीं ट्रेन न मिलने के बाद आज भी घर लौटने के लिए मजदूर जो हैं वो धूप में इंतजार कर रहे हैं। मजदूरों की परेशानी के बीच धूप की वजह से देर रात एक महिला की मौत भी हो गई। रेल मंत्री का आरोप है कि ट्रेनों का इंतजाम किया जा रहा है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार मांग के मुताबिक ना तो लिस्ट दे पा रही है और ना ही उस स्टेशन पर पहुंचा पा रही है। ऐसे में मुद्दा गर्म है कि क्या उद्धव मजदूरों की ट्रेन रोक रहे हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान इस वक्त चर्चा के लिए जुड़ रहे हैं। हमारे साथ बीजेपी से शायना एनसी इस वक्त जुड़ी हैं, कांग्रेस से सचिन सावंत हमारे साथ हैं, शिवसेना से शैलेश पांडे हमारे साथ इस वक्त हैं और साथ ही साथ हमारे सहयोगी भी होंगे। दिवाकर हमारे साथ है मुंबई से, वसई से। लेकिन आगे बढ़े, इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं रेल मंत्री पीयूष गोयल ने आज क्या कहा है। Yesterday they were not able to give any details for yesterday's trains. They gave us some 41 trains details. Even that 2 trains remained empty. They didn't have the passengers. Late last evening, yesterday evening, late evening, the centers just dumped in the railways 145 trains lists which were completely unorganized. हमारे साथ सचिन सावंत जी हैं। पहला सवाल सचिन जी मेरा आपसे है, कहाँ दिक्कत आ रही है? पीयूष गोयल कह रहे हैं ट्रेन हम दे रहे हैं, आप ना लिस्ट दे पा रहे हैं, ना मजदूरों को प्लेटफॉर्म तक पहुंचा पा रहे हैं।
देखिए मैं अर्पिता जी मुझे अगर 1 मिनट दें, क्योंकि पीयूष गोयल जो झूठों के सरदार हैं वो सभी देश भर में झूठ फैला रहे हैं। और गंभीर बात यह है कि ये जो मजदूरों के प्रश्न को अगर सही मायने में राजनीति में घसीटने का काम कोई कर रहा है तो रेलवे कर रही है, ये इनका विभाग कर रहा है। एक ट्रेन भी तो सही नहीं चलाते लेकिन वो राज्य को सलाह दे रहे हैं। हम ये यहाँ कहना चाहते हैं कि राज्यों के लिए इतने तादाद में जो स्थलांतरित मजदूर हैं उनको हैंडल करना और उसको बढ़ाना, इस इश्यू को, ये कोई भी राज्य नहीं करेगा। इसका कारण ये है कि इनको संभालना पड़ता है। इधर आज अगर वो वहां भीड़ हो रही है तो इसको पुलिस व्यवस्था के ऊपर उसका बोझ है, तो निश्चित तौर पर ये कोई राज्य नहीं चाहेगा। लेकिन कल की बात अगर करें तो इनके पीयूष गोयल जी की राजनीति को अगर आप समझे तो कल उन्होंने 147 ट्रेनों की बात की, उसकी एक सूची दी थी कि हम इतना प्लानिंग करेंगे, लेकिन इनके पास महाराष्ट्र में उतनी ट्रेनें नहीं थी। दूसरी ओर जब पीयूष गोयल जी ने पहला विधान किया था इसके बारे में और ट्वीट करना शुरू किया था, उसके पहले 157 ट्रेनों की जो रिक्विजिशन है वो हमने भेजी थी, लेकिन उसको उन्होंने नजरअंदाज कर दिया। कल की बात अगर करें तो इनके 147 ट्रेनों में बहुत सारी ट्रेनें इनके पास नहीं थी। जो सूची इन्होंने दी कि अवेलेबल कर सकते हैं, इसमें डबल नाम भी थे, मतलब एक ही ट्रेन दो बार उसमें दिया गया था। दूसरी ओर 22 मई को, सुनिए 22 मई को वेस्ट बंगाल की सरकार ने इनको खत लिखा है बाकायदा रेलवे बोर्ड को, उसके चीफ सेक्रेटरी ने, कि 26 मई तक बंगाल की कोई ट्रेन न चले। ठीक है, मैं जल्दी से जवाब ले लेती हूँ और इसके तहत भी 27 ट्रेनें जल्दी से जवाब ले लेती हूँ। देखिए, सबसे पहले तो ये महाविनाश अघाड़ी जो अपने आप को महाविकास अघाड़ी कहती है, उनको पहले सिस्टम समझना चाहिए, कोऑर्डिनेशन समझना चाहिए। इन्हीं के पार्टनर प्रफुल्ल पटेल कहते हैं कि पीयूष गोयल जी इतना बेहतरीन काम कर रहे हैं, फिर उद्धव ठाकरे कहते हैं कि हमने लिस्ट भेजा 125 ट्रेनों का। तब पीयूष गोयल ने स्वाभाविक रूप से कहा कि 46 ट्रेन का लिस्ट आया, जिसमें से 5 थे वेस्ट बंगाल और उड़ीसा के। इसके बावजूद उन्होंने पूरा कोऑपरेशन देके उन्होंने जितनी भी मांग दी कि उन्होंने दी। आज पीयूष गोयल जी का जो प्रेस स्टेटमेंट है और जो उनका बयान है, आप कृपया मुझे एक मौका दीजिए सिर्फ ये पढ़ने के लिए। उन्होंने क्या कहा? आई रिक्वेस्ट महाराष्ट्र गवर्नमेंट टू फुल्ली कोऑपरेट इन इंश्योरिंग दैट द डिस्ट्रेस्ड माइग्रेंट्स आर एबल टू रीच देयर होम्स and bringing the passengers to stations on time and not causing further delays. It will affect the entire network and planning. सचिन सावंत जी, मेरा एक सवाल है, यहाँ राज्य सरकार कह रही है ट्रेन हमें मिल नहीं रही है, केंद्र सरकार कह रही है ट्रेन हम भेज रहे हैं, लेकिन दिक्कत यहाँ ये है कि जो मजदूर है वो क्या करें इस दुविधा में। मैं आऊंगी आप सबके पास। इस बीच मुंबई के वसई में दरअसल ट्रेन से घर लौटने का इंतजार कर रहे लोगों को वहां से पुलिस लौटा रही है। स्टेशन से आज एक भी श्रमिक स्पेशल ट्रेन कहीं जानी नहीं है। उसके बावजूद वसई सन सिटी में बड़ी संख्या में जो मजदूर तबका है इस उम्मीद के साथ इकट्ठा हुआ था कि हो सकता है कि उन्हें जाने को मिल जाए, ट्रेनें मिल जाएं, जाने को मिल जाए। लेकिन अब फिलहाल जबकि वसई स्टेशन पर कोई ट्रेन नहीं है, आज कोई श्रमिक स्पेशल ट्रेन जानी नहीं है वहां से किसी राज्य के लिए, और इसलिए अब जो मजदूर इकट्ठा हुए थे पुलिस इनको यहाँ से समझा बुझा कर कह रही है कि आप अपने घर जाइए, आप यहाँ पे आज कोई भी ट्रेन नहीं है। और आप देखिए भीड़, देखिए वसई सन सिटी जो ग्राउंड है वहाँ पे लगातार जो है कई दिनों से भीड़ काफी ज्यादा इकट्ठा हो रही थी, और कल कड़ी धूप में बैठने के चलते एक महिला की मौत भी हो गई थी। तो ऐसे में अब देखिए तमाम जो भीड़ आप देख रहे हैं, ये भीड़ इकट्ठा हुई थी इस उम्मीद में कि उन्हें अपने राज्यों को जाने के लिए यहाँ से ट्रेन मिल जाएगी। लेकिन अब जबकि कोई ट्रेन यहाँ पे नहीं है, ये कंफर्म हो चुका है, तो यहाँ से अब फिलहाल सारे लोगों को कहा जा रहा है कि आप अपने घर जाइए, आज कोई ट्रेन नहीं है। पुलिस के जो जवान हैं वो लगातार लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप यहाँ मत बैठिए, यहाँ बैठने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आज कोई ट्रेन वसई स्टेशन से जानी नहीं है। और आप देखिए भीड़, देखिए बड़ी संख्या में जो लोग हैं रोड के दोनों तरफ यहाँ पे इकट्ठा हो गए थे। और देखिए आप तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि वसई, विरार, नाला सोपारा, ये 3 जगहें ऐसी हैं जहाँ पर यूपी और बिहार के लोग सबसे ज्यादा रहते हैं। अभी आज कोई ट्रेन नहीं, उनका कहना है नहीं है। किसके लिए फोन किया गया था आपको? आज के लिए आया था, परसों के लिए फोन आया था, परसों फोन किए थे आज के लिए। आज ट्रेन कैंसिल कर दिया था, पूरा कैंसिल हो गया है। हम लोग आए हैं, फिर जाएंगे कैसे? ये गवर्नमेंट महाराष्ट्र सरकार है।
शैलेश पांडे जी, मुझे जरा एक सवाल का जवाब दीजिए। 85 ट्रेनें जाने वाली थी, 27 क्यों गई? सचिन सावंत जी, मैं आ रही हूँ अपने बारे में। मैं बता रहा हूँ सुनिए। ये देखिए, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मेरे पास डेटा है इसके बारे में। कल 90 ट्रेन जा चुकी, 27 नहीं। दूसरी ओर इनके पास मैं एक 2-3 सवाल पूछूंगा कि 147 की जो सूची दी गई जो रेलवे की तरफ से, उसमें 27। एक सेकेंड सचिन सावंत, पीयूष गोयल की तरफ से जो ये कहा जा रहा है 85 ट्रेनें जाने वाली थी, 27 ही चली। 27 क्यों चली? आप कह रहे हैं आपके पास कुछ प्रूफ है, सबूत है? गलत है, झूठ है। कल 90 ट्रेन महाराष्ट्र सरकार की तरफ से सूची जाएगी। अगर बता दिया जाएगा, कल इन्होंने बताया था 147 ट्रेन की बात, कल 90 ट्रेन चली है। दूसरी ओर 90 ट्रेन के बाद भी ज्यादा लोग तादाद में थे। हम लोगों ने कहा था, इन्होंने कहा था 147 की सूची दी थी, जिसमें 27 ट्रेन बंगाल की क्यों थी? ये प्रश्न आप उनको पूछिए। क्यों? उनको पता है कि बंगाल उधर वो ले नहीं रहा क्योंकि स्टॉर्म है। इसका कारण क्या है? दूसरी ओर आज की परिस्थिति में 90 गई है या झूठ बोला जा रहा है कि 27 ट्रेनें चली हैं? खड़े, ट्रेन कहाँ है? एक सेकंड, नहीं, अर्पिता जी, सिर्फ एक ही सवाल है, ये लोग वहां खड़े हैं, ट्रेन कहाँ है? शाना, इतना तो जवाब दीजिए। पीयूष गोयल जी का जो स्टेटमेंट आया, वहां उन्होंने कहा कि जो ट्रेन्स वो चाहते थे 3 बजे, वो 50 ट्रेन्स वहां मौजूद थे। जो पैसेंजर्स नहीं है, तो क्या आप कह सकते हैं? और जो आपको लगता है कि आप लेट आएंगे। एक सेकेंड, इस बीच शैलेश पांडे जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। आ रही हूं मैं आपके पास, लेकिन क्योंकि तू मैं ना समझ नहीं आएगा गलती किसकी है। ग्राउंड से ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे हम। दिवाकर है हमारे साथ। दिवाकर, आप वहां पर मौजूद हैं, इन मजदूरों की रिपोर्ट हम देख रहे हैं जो आप भेजते रह रहे हैं लगातार। क्या स्थिति है? क्या ट्रेन नहीं चल रही है या पैसेंजर्स वक्त पर प्लेटफॉर्म पर नहीं पहुंच रहे हैं? स्थिति इस वक्त है क्या ग्राउंड पर? आज मैं वसई स्टेशन के ठीक बगल में हूँ। सन सिटी ग्राउंड है वसई स्टेशन के पास, जहां पर डेली मजदूर इकट्ठा होते हैं। लेकिन उन मजदूरों के साथ ऐसा खेल खेला गया है। इन मजदूरों के मोबाइल पर मैसेज आया कि आज उनकी ट्रेन है, और उस मैसेज को देखकर 2 से 3 हजार मजदूर आज सन सिटी में जमा हुए। लेकिन जब वो जमा हो गए तो करीब 11 बजे के आसपास उन्हें ये कह दिया गया कि अब ट्रेन यहाँ से एक भी नहीं है, आप लोग अपने घर जाइए। ये तस्वीर देखिए, ये मजदूर घर कैसे जाएंगे? क्योंकि बहुत से ऐसे मजदूर हैं जो अपना रूम छोड़ के आ चुके हैं, अपना सामान पैक करके, और जो अपने गांव जाना चाहते हैं हमेशा के लिए। आप तस्वीर देखिए, जो कह रहे हैं कि केंद्र सरकार ये कर रही है, राज्य सरकार ये कर रही है। यहाँ से ट्रेनें कैंसिल हुई हैं, जो ट्रेनें प्लान थी उसे कैंसिल कर दिया गया है। तो ये जिम्मेदारी राज्य सरकार की बनती है इन मजदूरों के लिए कि आखिर ये जिम्मेदारी तो आप लेंगे ना कि अगर वहां पर लोग इकट्ठा हो रहे हैं तो उनको घर कैसे पहुंचाएं, उनके खाने पीने का प्रबंध कैसे करें? इसमें भी केंद्र की शासन दिख रही है आपको? जी बिल्कुुल अर्पिता जी, ये जिम्मेदारी सभी की है। सबसे पहले तो मैं साइना एनसीजी ने जो अभी कहा कि महाविनाश आघाड़ी है, पहले तो मैं उनके बातों का, उनके शब्दों का खंडन करता हूं। उन्होंने कुछ कह दिया तो आपको उसको जवाब देना बहुत जरूरी है। मेरे सवाल का जवाब दीजिए। नहीं शैलेश पांडे जी, मेरा सवाल मजदूरों से जुड़ा हुआ है। एक सेकेंड शैलेश पांडे जी, इधर उधर नहीं प्लीज, वक्त बहुत कम होता है हमारे पास, और जो व्यूअर्स देख रहे हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण समय निकाल के आते हैं, तो इधर उधर की बात ना करें, हम लोग पॉइंट पर बात कर रहे हैं। आपसे मैं पूछ रही हूँ, ये जो लोग हैं जो अगर ट्रेन नहीं चल रही है, नहीं भेज रही है केंद्र, नहीं है ट्रेनें, लेकिन ये वहां पर खड़े हुए हैं, घंटों इंतजार कर रहे हैं, उन तक जानकारी नहीं है, एक महिला की मौत हो जाती है, उनको घर कोई नहीं पहुंचा पाता है, उनको खाने के प्रबंध नहीं है, ये जिम्मेदारी किसकी है? जी मुझे बताइए, ये तो लंबी लंबी लिस्ट दे दी है। हमने 100 इतना ट्रेन दे दिया, उतना ट्रेन दे दिया, कल 90 ट्रेन दिया, आप कहाँ गए? तो इनकी ट्रेनें कहाँ गई? अगर ट्रेन दिए होते, शैलेश पांडे, तो पहले से पता चल जाता है ना कितनी ट्रेनें आ गई, पहले से पता होता है ना। मजदूरों तक जानकारी कैसे पहुंचेगी? उसकी व्यवस्था क्या है? ये सिर्फ महाराष्ट्र में ऐसा क्यों हो रहा है? इसके तथ्य में जाना पड़ेगा। इसके अर्पिता जी, इसके लिए तथ्य में जाना पड़ेगा। तथ्य यह है कि पहले केंद्र सरकार ने जो खेल खेला वो सही नहीं हुआ। ठीक है, और आपके खाने भी वो ट्रेन में ही रखे होंगे, इसलिए आप इन मजदूरों को नहीं दे पा रहे हैं शायद। फिर ऑफलाइन करना है, फिर लोग रास्ते पे उतार दिए, उसके बाद बोले हम ट्रेन दे रहे, ट्रेन कहाँ है? इनको खाना कौन देगा शैलेश पांडे? इनको खाना कौन देगा? वो ट्रेन से आने थे क्या खाने? हमने, हमारी सरकार ने, हमारी महाविकास की सरकार ने, हमारी ठाकरे सरकार ने भोजन वितरण केंद्र बहुत जगह पे शुरू किए हुए हैं, और वहां से भोजन दिया जा रहा है। आप बिल्कुल चिंता नहीं करिए।
जो महाराष्ट्र के लोग हैं, आज देखिए वीडियो आ रहे, जो महाराष्ट्र से लोग उत्तर प्रदेश बिहार जा रहे हैं, वो बोल रहे कि महाराष्ट्र में हमको खाना मिला, हमको उत्तर प्रदेश में कोई पानी नहीं पूछ रहा है, मैं चाहिए तो आपको वीडियो सेंड कर सकता हूँ। ठीक है, हम लोग ग्राउंड लेवल पर उतर कर काम कर रहे हैं। सारे लोग ये जो भीड़ है तो ट्रेन क्यों नहीं दे रहे? ट्रेन देना चाहिए ना। आज लोग सर राजनीति हो रही है। ठीक है शैलेश पांडे जी, आपके सवाल का जवाब ले लूं। शाइना वो कह रहे हैं ट्रेन नहीं मिल रही है, केवल राजनीति की जा रही है ट्विटर पर कि भाई इतनी ट्रेन हम दे रहे हैं लेकिन आप उतनी ट्रेन भेज नहीं रहे हैं। अरे शैलेश पांडे जी ठीक है, देखिए शाइना मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ। जब आप माइग्रेंट लेबर को बोलते हैं कि आप उनको उनके प्रदेश तक पहुंचाएंगे, इन्होंने क्या किया? उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स न बनाए रखे, लोगों को घसीटा और उनको एक बस में भेज दिया और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे छोड़ दिया, जहां महाराष्ट्र के बॉर्डर के बाहर। क्या ये होती है आपकी राजनीतिक इच्छा शक्ति? एंड टू एंड स्टेट कोऑर्डिनेशन सेंटर के साथ रेलवेज में स्टेट टू स्टेट कोऑर्डिनेशन, जहां आप देखें कि जो आपने एक एक करके नहीं, तो आप कैसे अपने अरे रुक जाइए शैलेश पांडे जी, पूरा मौका दूंगी मैं, आपके पास भी आऊंगी, सचिन जी आपके पास भी आऊंगी। एक सेकेंड शाइना देखिए मुद्दे पे हम आके बात करें। इनका कहना है ट्रेनें नहीं चल रही है, मुझे स्थिति बताइए, ये जानकारी एक मजदूर अगर मैं हूँ मैं कहाँ से लूँ? राज्य सरकार कह रही है केंद्र नहीं भेज रही, केंद्र सरकार कह रही है राज्य नहीं भेज रही, राज्य इजाजत नहीं दे रही, लिस्ट नहीं दे रही, मैं एक मजदूर के तौर पर मैं कहाँ जाऊँ? अभी मुझे जानकारी कहाँ से मिलेगी कि भाई वाकई ट्रेन भेज रही है नहीं भेज रही, ट्रेन कितनी चल रही है, कहाँ से चलेंगी? केंद्र सरकार की भूमिका क्या है? हम ट्रेन्स प्रोवाइड करें, 85% फेयर हम दे, 15% प्रदेश दे और पूरा लिस्ट सिस्टम से कि कौन कहां से जाने वाले हैं। वहां पैसेंजर को पहुंचाना ये प्रदेश को देखना है, कब पहुंचे। जो पैसेंजर्स नहीं है तो ट्रेन कैसे चलेगी? और जो ज्यादा ये कह रहे हैं कि हमारे सिस्टम्स इन प्लेस हैं, तो सेंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन कहाँ है आपका रिपोर्टिंग कहाँ है? पीयूष गोयल जी का जो ट्विटर टाइमलाइन है आप सिर्फ पढ़ लीजिए। ठीक है, मैं आ रही हूँ, एक सेकंड में आप दोनों को रोक रही हूँ, एक सेकंड। मुंबई के पास वसई में दरअसल श्रमिक स्पेशल ट्रेन का इंतजार कर रही थी एक महिला, उसकी मौत हुई है। बताया जा रहा है कि वसई के सन सिटी ग्राउंड में कड़ी धूप में यह महिला ट्रेन का इंतजार कर रही थी। हॉस्पिटल में आने के बाद जो है उन्होंने बताया कि डेथ हो गया। क्या वजह क्या बताइए? ऐसा कुछ वजह अभी डॉक्टर साहब ने बोला है कि मतलब धूप की वजह से ऐसा हुआ। क्या कितना घंटा था ऐसा धूप में? ऐसा पूरा करीब 4-5 घंटे थे वहाँ पे। सचिन सावंत जी मैं आऊंगी, अभिषेक भी इसी बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे सहयोगी हैं। अभिषेक आप जहां पर मौजूद हैं, कितनी ट्रेन वहां पर पहुंच रही है, क्या व्यवस्था दिख रही है राज्य सरकार की तरफ से? क्योंकि हम देख रहे हैं धूप में ये लोग, ये मजदूर वहां पर रुके हुए हैं और एक महिला की मौत तक हो जाती है। देखिए, राज्य सरकार और केंद्र सरकार में जिस तरीके के आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, उसके बीच में राज्य सरकार को केंद्र सरकार ने कल करीब 150 के आसपास ट्रेनें अलग अलग हिस्सों से महाराष्ट्र में भेजी थी, जिसमें सबसे ज़्यादा ट्रेनें पश्चिम बंगाल के लिए भेजी थी। राज्य सरकार का आरोप है कि हमने 47 ट्रेनें पूरी मांगी थी पश्चिम बंगाल के लिए, पूरे लोगों को ले जाने के लिए, एक दिन में नहीं मांगी थी, लेकिन पश्चिम बंगाल से करीब 37-38 ट्रेनें एक ही दिन में दे दी गई, जबकि पश्चिम बंगाल सरकार ने इस बात को मना किया था कि इस समय हमारे यहाँ अम्फन तूफान का इफेक्ट है और ऐसे में हम एक साथ सारी ट्रेनें नहीं ले सकते और कम ट्रेनें भेजी जाएंगे। लेकिन बावजूद इसके केंद्र सरकार ने भेजा राज्य सरकार को, सारी ट्रेनें भेज दी और पश्चिम बंगाल सरकार नहीं ले रही है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें दूसरी जगहों की ट्रेनों की, तो जिस तरीके से 80 ट्रेनों के मांग को लेकर उद्धव ठाकरे ने बोला था, जिस पर राजनीति गर्म हुई थी, उसके बाद लगातार मुझे ये भी जानकारी जल्दी से दे दीजिए कि 41 ट्रेनों की जानकारी जिस तरीके से पीयूष गोयल कह रहे हैं और कह रहे हैं कि 2 ट्रेनें इसमें से बिल्कुल खाली थी, क्या ऐसा भी था? यात्री सही वक्त पर प्लेटफॉर्म पे नहीं पहुंच पाए थे, ट्रेनें खाली गई हैं? बिल्कुल ये बात सही है और उसके लिए राज्य सरकार ने तर्क दिया है केंद्र को कि रात को 2:30 बजे लिस्ट भेजी गई और 8 बजे पुलिस कर्मियों से कहा गया कि 12 बजे के पहले इन ट्रेनों को छोड़ना है। ऐसे में हमारे पास लिस्ट तैयार नहीं थी, हमारे पास 8 बजे से 2 घंटे के भीतर हमको यात्री इकट्ठा करके स्टेशन तक पहुंचाना संभव नहीं था, इसलिए तमाम सारी दिक्कतें आई हैं। सचिन सावंत, देखिए, पहले यही मैं कह रहा हूं कि किस तरह से गंदी राजनीति की जा रही है। कल 12 से 3 तक कोई ट्रेन नहीं आई, लोग वहां रुके रहे,
इनके पास बाहर से ट्रेन आनी थी, महाराष्ट्र में एक भी ट्रेन नहीं थी। दूसरी ओर दो ट्रेनों में 3 ट्रेनों के पैसेंजर भर के हम लोगों ने भेजे हैं यहाँ, क्योंकि इनके पास ट्रेनें नहीं थी। आज भी जो बताया जा रहा है ये आखिरी मोमेंट पर कैंसिल की जाती हैं ट्रेनें। मुझे इतनी बात कही है जिस तरह से अभिषेक जी ने कहा कि बंगाल की ट्रेनें क्या कर रही थी, क्यों केंद्र सरकार कह रही थी कि बंगाल की ट्रेनें हम भेजेंगे, जबकि पता है बंगाल की सरकार नहीं लेने वाली वहां। तो 26 मई को इतनी बंगाल की 27 ट्रेनें क्यों गई? ठीक है, क्यों बताई गई, आई क्यों? ठीक है, तो ये लोगों को आप कंपलसरी कर रहे हो, क्योंकि इसमें राजनीति, गंदी राजनीति ठीक है पीयूष गोयल सचिन खेल रहे सावंत, हैं, ठीक मोदी है, सरकार खेल रही है, बजाय इसके कि मजदूरों को यहाँ छोड़े। इनकी जिम्मेदारी है। 85% आज भी नहीं मिल रहा है। ये झूठ बोल रहे हैं, 85% का कागज भी नहीं बता पाए। सचिन सावंत जी अचानक प्रकट हो गए। अरे रुक जाइए, आपने पूछ लिया ना सवाल, आपके सवाल का जवाब ले लूं या अभी आपको और सवाल पूछने, तो फिर मैं सुनती रहती हूँ। एक सेकंड, शायनांसी, नहीं मुझे सिर्फ इतना ही बताइए। आपने जितना सवाल पूछ लिया मैं उसी सवाल का जवाब ले रही हूँ। सचिन सावंत, एक सेकंड, शानांसी वो कह रहे हैं बंगाल के लिए ट्रेनें क्यों भेजी जब पता है कि वहां नहीं जा सकती। 12 घंटे पहले पीयूष गोयल जी ने स्वयं ये क्लैरिफिकेशन भी दिया है। उन्होंने कहा है कि 145 श्रमिक स्पेशल ट्रेन्स ऑर्गेनाइज, द ट्रेन्स आर रेडी सिंस मॉर्निंग। सुबह से वो तैयार है। 50 ट्रेन्स 3 बजे तक निकलेंगे। 13 ट्रेन में लैक ऑफ पैसेंजर्स हैं और पैसेंजर्स नहीं है। ये सब सफाई देने के बावजूद फिर फेक न्यूज इस्तेमाल करते हैं। पीआईबी फैक्ट चेक पे आप प्लीज देखिएगा कि उन्होंने क्या लिखा है। ये अनवेरिफाइड न्यूज जो आप फैला रहे हैं, इससे स्पष्टता रेलवेज ही देगी आपको। हमारी भूमिका क्या है? जब आप जिम्मेदारी लेते हैं माइग्रेंट्स को भेजने, तो एंड टू एंड कीजिए, सेंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन कीजिए। किसी को बस में बिठा के महाराष्ट्र के बॉर्डर के बाहर छोड़िएगा मत और बोलिए कि आप जाइए अपने घर पे। और जो झूठ है, भारतीय जनता पार्टी भारतीय झूठों की पार्टी है, जो एक्सपर्टीज है और लोगों से इनकी कोई संवेदना नहीं है। हम आपको मदद करेंगे। मुझे नहीं है शाइना एनसी जी, हमें आपकी मदद ये चाहिए कि आप झूठ ना बोले लोगों से। हमारी मदद ये करिए। ये मजदूरों का प्रश्न है, आप राजनीति कर रही है। शैलेश पांडे, जल्दी से 10 सेकेंड, वक्त की कमी है मेरे पास, आप दोनों को रोक रही हूँ। शैलेश पांडे, अगर यहाँ नई लिस्ट, अगर पीयूष गोयल, एक सेकेंड, पीयूष गोयल अगर ट्विटर पर लिस्ट भेज सकते हैं कि हम इतने सारे लोगों को हम ले जाना चाहते हैं, इतनी ट्रेनें रेडी हैं, तो लिस्ट आप भी ट्विटर पर भेज देते, सब चीजें साफ होती। वहां पे तो पूरी रात बीत गई, आप सामने क्यों नहीं आए? अब किस पे भरोसा किया जाए, कौन सही बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है? अर्पिता जी सारा झूठ बाहर आ चुका है। मैं हाथ जोड़कर केंद्र सरकार, रेलवे मंत्री से एक ही बात की निवेदन करूंगा, ये मजदूर गरीबों के साथ अब राजनीति बंद होनी चाहिए। अब ये लिस्ट और ट्विटर का खेल बंद होना चाहिए। अपनी जिम्मेदारी कोई भी सरकार लेने को तैयार नहीं है। राज्य सरकार केंद्र पर आरोप लगा रही है, केंद्र सरकार राज्य पर आरोप लगा रही है, लेकिन इन मजदूरों का आरोप कौन सुनेगा? इन मजदूरों को कौन सुनेगा? ये बड़ा सवाल बना हुआ है। फिलहाल चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ रहे हैं आगे। तबलीगी जमात के निजामुद्दीन मरकज मामले में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच आज तबलीगी जमात से जुड़े विदेशी नागरिकों के खिलाफ 15 नई चार्जशीट दायर करेगी। ये चार्जशीट 14 अलग अलग देशों से आए तबलीगी जमात से जुड़े 994 नागरिकों के खिलाफ दायर की जानी है। इससे पहले दिल्ली पुलिस ने कल 20 देशों से आए तबलीगी जमात से जुड़े 82 नागरिकों के खिलाफ ये चार्जशीट दायर की थी। दीपक हमारे साथ, हमारे सहयोगी दीपक बिष्ट इस वक्त जुड़ चुके हैं। दीपक, क्या जानकारी? देखिए, आज लगभग 15 जो है चार्जशीट दायर की जाएगी, ये कहा गया है क्राइम ब्रांच की तरफ से, और जिसमें मलेशिया, थाईलैंड, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका और कुछ अफ्रीकी देश हैं। इनके जो नागरिक हैं लगभग 294 विदेशियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की जाएगी, जबकि कल राष्ट्रीय खिलाफ की गई थी, लेकिन आज बड़ी संख्या में विदेशियों के खिलाफ ये चार्जशीट दाखिल की जा रही है। और सबसे अहम चीज यही कि जो मरकज मामले में इन लोगों ने जो भी उल्लंघन किया था उसको लेकर है, चाहे वो धारा 144 के तहत हो, उस आदेश को अवमानना की गई थी उसके खिलाफ, और वीजा नियमों का उल्लंघन किया है, तो ये सभी धाराएं जो है इस पर लगाई गई थी और इसी के तहत इन चार्जशीट को आज फाइल किया जाना है। दीपक, हम जिस तरीके से बात हो रही है कि लगातार ये बात कही जा रही है कि चार्जशीट और भी जो लोग हैं उन पर कार्रवाई होगी, तो क्या हम ये भी माने कि आने वाले वक्त में और लोगों पर भी चार्जशीट दाखिल हो सकती है और उनको पूछताछ के लिए भी बुलाया जा सकता है? बिल्कुल, निश्चित तौर पर पिता, क्योंकि अभी ये जांच पूरी नहीं हुई है और एक एक करके क्योंकि फाइलिंग की जा रही है, जो लिस्ट बनाई जा रही है क्राइम ब्रांच के द्वारा, और उनके खिलाफ भी चार्जशीट लगातार दायर की जा रही है, और एक एक करके ये सारा जो प्रोसीजर है क्राइम ब्रांच के द्वारा किया जा रहा है। और अभी कई ऐसे और लोग हैं जो इस मरकज से संबंधित जो जांच है उसमें शामिल है और इनके खिलाफ भी चार्जशीट दायर करने की बात की जा रही है।
देश में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर 1,51,767 पहुंच चुकी है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 6,387 मरीज सामने आए। वहीं 24 घंटे में कोरोना के 170 मरीजों की मौत के साथ ही कोरोना की वजह से हुई मौत का आंकड़ा भी बढ़ा और ये आंकड़ा अब 4,337 पर पहुंच चुका है। देश के ज्यादातर राज्य कोरोना वायरस से जूझ रहे हैं, लेकिन इनमें कुछ राज्य ऐसे हैं जहां कोरोना की चपेट में आने वाले जो मरीज हैं उनकी तादाद बहुत ज्यादा है। सबसे पहले सबसे खराब हालत महाराष्ट्र की है, जहां पर कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। मरीजों की तादाद 52,000 के पार पहुंच चुकी है। तमिलनाडु दूसरे नंबर पर है, जहां अब तक कोरोना के 17,000 से पार मामले सामने आ चुके हैं। वहीं कोरोना मरीजों की संख्या में तीसरे नंबर पर गुजरात है, जहां 14,460 मरीज सामने आ चुके हैं। दिल्ली चौथे नंबर पर है, जहां कोरोना मरीजों का आंकड़ा 14,000 के पार पहुंच गया। पांचवें नंबर पर राजस्थान, जहां कोरोना मरीजों की संख्या जो है वो 7,300 पहुंच चुकी है। कोरोना वायरस के कहर से पूरी दुनिया बेहाल है। दुनिया के 185 देश इस वक्त कोरोना महामारी की चपेट में है, लेकिन कुछ देशों के हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। इनमें से पहले नंबर पर अमेरिका है, जहां पर कोरोना मरीजों की तादाद जो है वो 16 लाख से ज्यादा हो चुकी है। ब्राजील दूसरे नंबर पर है, जहां मरीजों की संख्या 3,91,000 के पार पहुंच चुकी है। रूस इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर है, जहां कोरोना मरीजों की संख्या 3,62,000 के पार पहुंच चुकी है। ब्रिटेन चौथे नंबर पर, जहां कोरोना मरीजों की तादाद 2,66,000 से भी ज्यादा है। पांचवें नंबर पर स्पेन है, जहां कोरोना मरीजों की संख्या 2,36,000 से ऊपर हो चुकी है। दिल्ली यूपी बॉर्डर पर आज भी दफ्तर के लिए निकले लोग परेशान नजर आए। सिर्फ जरूरी काम से जुड़े लोगों को और आधिकारिक पास लेकर निकले लोगों को ही गाजियाबाद में एंट्री करने दी जा रही है। बिना पास के दिल्ली से गाजियाबाद की ओर जा रहे लोगों को यूपी पुलिस ने वापस भेज दिया, जिसकी वजह से बॉर्डर पर लंबा जाम लग गया। अगर आपको दिल्ली से यूपी यानी गाजियाबाद में एंट्री करनी है तो आपको पास दिखाना होगा। अगर आपके पास पास नहीं है तो आपको किसी भी सूरत में गाजियाबाद में एंट्री नहीं मिलेगी। और ये सब गाजीपुर यूपी बॉर्डर पर आपको दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पर यूपी पुलिस है, होमगार्ड्स हैं जो हर वाहन की चेकिंग कर रहे हैं। और इस चेकिंग की वजह से पीछे तक आपको लंबा जाम दिखाई देगा, जो लगभग 1 किलोमीटर तक हो चुका है। सुबह का वक्त है, लोग दिल्ली से गाजियाबाद में एंट्री कर रहे हैं। गाजियाबाद प्रशासन ने 2 दिन पहले ये आदेश निकाला था कि जो भी दिल्ली से गाजियाबाद की तरफ जाएंगे उनको पास दिखाना होगा, या तो फिर वो कोई आवश्यक सेवाओं से जुड़े हों, अन्यथा उनको गाजियाबाद में बिल्कुल भी एंट्री नहीं दी जाएगी। और जिसकी वजह से ये सुबह से कवायद है, लोगों के पास देखे जा रहे हैं। अगर वो बैंकिंग सेक्टर का है या चिकित्सा से संबंधित है और या फिर उसके पास आवश्यक सेवाओं से जुड़े पास है तो उसी को परमिशन होगी, और किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है। जो बिना पास के होगा उसको यहीं से घुमा के वापस दिल्ली की तरफ घुमा दिया जाएगा। ये देख सकते हैं आप, लगातार पुलिसकर्मी जो है जिसके पास पास नहीं है उसको तुरंत यहाँ से वापस मोड़ देते हैं, जिससे लोगों को यहाँ पर काफ़ी परेशानी भी हो रही, क्योंकि यहाँ पर सुबह का वक्त है और लंबा जाम यहाँ पर दूर तक देखा जा सकता है। पर ये माना जा रहा है कि आवागमन जो दिल्ली और गाजियाबाद के बीच में हो रहा है उससे गाजियाबाद में कोरोना के मामले बढ़े हैं, और इसको लेकर एहतियातन ये कदम सख्ती से उठाया जा रहा है। उधर कल रात उद्धव ठाकरे और राहुल गांधी की फोन पर बात हुई थी। इस वक्त आपको बता दें, बड़ी खबर ये आ रही है। दरअसल महाराष्ट्र में चल रहे सियासी उठापटक के बीच उद्धव ठाकरे और राहुल गांधी की ये बातचीत इस दौरान बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि इससे पहले राहुल गांधी का एक बयान सामने आया। जब महाराष्ट्र की स्थिति पर उनसे सवाल पूछा गया तो राहुल गांधी ने ये जवाब दिया कि वो वहां पर डिसीजन मेकिंग में नहीं है, यानी वो वहां कोई फैसला नहीं लेते। हालांकि वो सहयोगी पार्टी है वहां पर। दिल्ली में गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से लॉकडाउन में ढील दिए जाने के बावजूद बाजार सूने पड़े हैं। दिल्ली में आज तापमान 46 के पार आज जाने की आशंका जताई जा रही है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिन तक गर्मी से राहत मिलने के आसार नहीं दिख रहे हैं। में गर्मी इस कदर बढ़ती जा रही है कि अब सारे रिकॉर्ड टूट रहे हैं। 10 साल पहले मई के महीने में जिस तरह से अधिकतम तापमान 47 डिग्री या 48 डिग्री के आसपास था, उसी तरीके से अब 10 साल बाद मई के महीने में जो अधिकतम तापमान है वो 47 डिग्री के पार जा चुका है, यानी कि 47.6 डिग्री सेल्सियस
कल था दिल्ली के पालम इलाके में तापमान, और आज भी मौसम विभाग के मुताबिक 46 से 47 डिग्री सेल्सियस के आसपास अधिकतम तापमान बना रह सकता है, यानी कि गर्मी से फिलहाल लोगों को राहत नहीं मिलने वाली है। गर्मी इतनी ज़्यादा है कि लोग बाज़ारों में भी कम निकल रहे हैं। हालांकि लॉकडाउन 4 चल रहा है और इसमें रियायत ये दी गई थी कि तमाम जो मार्केट हैं वो खोल दिए जाएंगे। ऑड इवन प्रक्रिया चल रही है, ऑड इवन के हिसाब से दुकानें खुल रही हैं। कोरोना की वजह से भीड़ तो कम थी ही, लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा है कि लोग गर्मी की वजह से भी बाज़ारों में नहीं आ रहे हैं, कम आ रहे हैं। उत्तर भारत में बढ़ते तापमान की वजह से पंजाब के लुधियाना में गर्मी से हाल बेहाल है। लॉकडाउन की राहत के बाद से घर से बाहर निकले लोग जूस और नींबू पानी पीकर गर्मी से जूझने की कोशिश कर रहे हैं। महाराष्ट्र में भी बढ़ते कोरोना मामले के साथ गर्मी में पानी की समस्या शुरू हो गई। महाराष्ट्र के हिंगोली में वहां रहने वाले लोग कई किलोमीटर दूर चलने को मजबूर है पानी के लिए। सर पर कंटेनर लिए पुरुष और महिलाओं को पानी के लिए काफी दूर तक चलना होता है। एमपी के छतरपुर में कई इलाकों में गर्मी की वजह से पानी की समस्या इतनी बढ़ गई कि लोगों को कई किलोमीटर दूर तक पैदल जाकर जंगल जाकर पानी लाना पड़ रहा है। गांव के कई लोग जंगल के रास्ते से एक पहाड़ के पास पहुंचते हैं, जहां पत्थरों के बीच पानी की पतली धार गिरती है और लोग इस पानी को इकट्ठा करने पर मजबूर हैं। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 75 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। महाराष्ट्र में कोरोना पॉजिटिव पुलिसकर्मी की संख्या 1964 तक पहुंच गई। महाराष्ट्र में अब तक 223 पुलिस अधिकारी और 1741 पुलिस कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री येदियुरप्पा ने ऐलान किया कि राज्य में 31 मई के बाद सारे मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारों को खोल दिया जाएगा। कोरोना महामारी की वजह से पिछले 2 महीने से देश भर में सारे धार्मिक संस्थान बंद हैं। और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है क्रिकेट से जुड़ी हुई। पूरी दुनिया में कोरोना संकट को देखते हुए आईसीसी ने 2020 में होने वाले T20 वर्ल्ड कप को 2 साल के लिए टाल दिया है। आईसीसी की बोर्ड मीटिंग में इस फैसले पर मुहर लगाई गई। आईसीसी के मुताबिक अब T20 वर्ल्ड कप का आयोजन 2022 में ऑस्ट्रेलिया में होगा। साथ ही आईसीसी ने आईपीएल के लिए अक्टूबर-नवंबर का वक्त तय किया है, लेकिन उस दौरान आईपीएल के आयोजन का अंतिम फैसला कोरोना संकट के मौजूदा हालात को देखते हुए लिया जाएगा। तो T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप अब जो है इसको देखते हुए कोरोना को फिलहाल 2 साल के लिए टाल दिया गया है। और इसके साथ ही साथ ये भी कहा गया कि आईपीएल को लेकर इसका आयोजन हो ना हो, इसका अंतिम फैसला जो है कोरोना संकट के मौजूदा हालात को देखते हुए लिया जाएगा।